हेलो और आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। दोस्तों, एक सवाल पूछा गया था जहां पूछा गया है कि डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वर पीजेंट रिबेलियंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। 1875 में दक्कन के अंदर किसानों के द्वारा एक विद्रोह किया गया था। वो किसके सामने होता है? जमींदार, ब्रिटिश ऑफिशियल्स एट पुणे, मनी लैंडर्स और विलेज हेडमैन। मुद्दे का सवाल यह आता है कि अगर आपको ये क्लास सेंट्रिक सवाल आता है तो इसको कैसे एड्रेस करना है। यह सवाल पूछा गया था विथ रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ जियो साइंटिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा जियो साइंटिस्ट की एग्जाम कंडक्ट की गई है अभी 2 दिन पहले ही। उसके अंदर यह सवाल पूछा था और आपको आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ द पीजेंट रिबेलियन, नेचर ऑफ द ट्राइबल रिबेलियन, नेचर ऑफ द सिविलियन रिबेलियन। मेरा नाम है प्रतीक नायक और आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे द यूपीएससी जियो साइंटिस्ट पेपर के हिस्ट्री के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट की एग्जाम हुई थी, हमने पिछले साल भी इसके ऊपर चर्चा की थी और बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी यहां से समझ में आ रहा है कि यूपीएससी जो अलाइड एग्जाम्स है उसमें क्या पूछने की कोशिश कर रही है। हम लोग ने पिछले साल भी हिस्ट्री के और कल्चर के रिलेटेड इसमें जो सवाल आए थे उसकी चर्चा की थी। इस साल भी हम लोग इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। ये वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी के लिए फुल टाइम तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंडिया का टॉप मोस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स कंडक्ट करवाते हैं अपने लाइव क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए प्रीलिम्स मेन सब कुछ अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू 24,999। जी हाँ दोस्तों, 24,999 और 24,999 50% फ्लैट ऑफर आपको डिस्काउंट के अंदर मिला जा रहा है अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो तो PN लाइव। दूसरी बात, अनअकैडमी आपको दे रहा है मृणाल सर की इकोनॉमी की प्रिंटेड क्लास नोट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी खजाना है, एक ऐसी किताब है जहां पे आपको इकोनॉमी का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो नोट्स अपडेट की जाती है वो आपको फ्री के अंदर दे रहे हैं। जैसे मैं हिस्ट्री की नोट शेयर करता हूँ, मृणाल सर इकोनॉमी की करते हो और ये तो आपको हार्ड कॉपी के अंदर आपको अवेलेबल कराई जा रही है इकोनॉमिक सब्सक्रिप्शन के, या आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर है। हमारी नई बैचेस शुरू हो गई है, इनफैक्ट हम लोग ने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। अभी 11,999 के अंदर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स रिलेटेड क्रैश कोर्स कवरेज दिया जा रहा है। मैं हिस्ट्री और कल्चर करा रहा हूँ और मेरे साथी एजुकेटर्स अपने सब सब्जेक्ट्स करवाएंगे। ये क्रैश कोर्स में जीएस और सीसेट दोनों इंक्लूडेड है। बाय द वे, सीसेट के कॉम्प्रिहेंसिव सेशन से ऐसा नहीं कि लीपापोती कराई जा रही है। हम लोग इसके सिवाय आप लोग को और भी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस के अंदर मिलेंगे। इंग्लिश या हिंदी मीडियम की कोई भी बैच हो आप एनरोल करा सकते हो। आप एक सब्सक्रिप्शन के द्वारा कितनी भी बार कितने भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, आपके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो आप जरूर से इसका लाभ उठाइए और ज्वाइन करिए अनअकैडमी। खैर, मुद्दे के ऊपर आ जाता है और मुद्दे की बात यह है कि डेक्कन राइट्स किसके सामने हुए थे। तो याद रखिएगा कि डेक्कन राइट्स जो हुए थे वो किसानों के द्वारा किए गए थे महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसानों ने मनी लेंडर्स के सामने, यानी कि जो महाजन लोग हुआ करते थे, जो पैसा ब्याज के ऊपर दिया करते थे, उनके सामने ये विद्रोह का एक प्रकार था। अब आप पूछोगे कि ये क्यों हुआ था, तो देखिए कि ब्रिटिश ने जिस तरह से कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भारत में किया है और जिस कॉमर्शियलाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में कॉटन की कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई, इसी के ही परिणामवश किसान जो है वो ब्याज चक्र में आ जाता है। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक पूरा सा वीडियो बनाया था पिछले साल, अगर आप इसको प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे, जहां की कैसे अमेरिका की क्रांति भारत की खेती को अफेक्ट कर रही है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर हुई थी 1860 से 65 के बीच में। इन सब के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड जो औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर रहा था, इंग्लैंड ने भारत से कॉटन मंगवाना शुरू किया। भारत ने जब कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया तो खास करके आज के महाराष्ट्र में जहां ब्लैक कॉटन सॉइल अवेलेबल है, वहां के किसानों ने भी अपनी उपज बढ़ाई। अब उपज बढ़ाने के लिए आपको पैसे चाहिए, इनपुट चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए होगा। किसानों ने ये जो कैपिटल है मनी लेंडर से उठाया। मनी लेंडर्स यानी कि ऐसे लोग जो महाजन के रूप में थे, श्रॉफ के रूप में थे, जो पेढ़ी चलाते थे पैसा ब्याज पे देने के लिए, राइट। इनके पास से जब पैसा उठाया गया तो इन किसानों को इनिशियली इंटरेस्ट देना पड़ता था और अगर किसान पैसा नहीं दे पाएगा तो उसके साथ एक डीड की जाती थी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, एक एग्रीमेंट किया जाता था। इस कॉन्ट्रैक्ट डीड एग्रीमेंट के माध्यम से इफ द किसान और द पीजेंट इज नॉट एबल टू पे अप द मनी टू द मनी लेंडर,
तो उसकी लैंड को कॉन्फिस्केट कर दी जाती थी बाय द मनी लेंडर। और जब किसान कंप्लेन करने गया तो इसको नहीं सुनने दिया, सरकार ने इसकी ज्यादा क्या कह सकते हैं कि आवाज नहीं सुनी और इसी के ही परिणाम स्वरूप विद्रोह हो गया। इसे हम लोग कहते हैं डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स मूलतः से मनी लेंडर्स के सामने था। इनफैक्ट इसको पूना सार्वजनिक सभा, याद रखेगा, एक संस्था है जिसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा, किसके द्वारा चलाई जाती थी? पूना सार्वजनिक सभा वॉज अ बॉडी दैट वॉज रन बाय एमजी रानाडे। एमजी रानाडे साहब, सर महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस एमजी रानाडे ने इसको सपोर्ट किया था। और आखिर में डेक्कन रिलीफ एक्ट 1879 के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किया गया, जिसके माध्यम से इन किसानों को थोड़ी राहत मिली सर। ठीक है, जमींदारों के सामने जो आंदोलन हुआ है वो है पाबना रिवॉल्ट। पाबना रिवॉल्ट, पाबना रिवॉल्ट कहां पे होता है? तो वो होता है मेनली अगेंस्ट द जमींदार्स 1870s के दशक में इन बंगाल। ब्रिटिश ऑफिशियल्स एट पुणे, पुणे के सामने कहीं पे विद्रोह हुआ था किसानों के द्वारा, तो वो था रामोशी रिवॉल्ट। रामोशी रिवॉल्ट वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया जाता है और हेडमैन के सामने सैकड़ों बार विद्रोह आपको मिल जाएंगे। खैर, तो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बाय द वे ये चीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। यहाँ पे अगर आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 इंडियन नेशनल हिस्ट्री की या मॉडर्न हिस्ट्री की जो न्यू एनसीईआरटी देख रहे हो, न्यू एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सॉल्ट मार्च वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। कि भारत में जो ब्रिटिश काल के अंदर जो बहुत सारे आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुए, उसमें सॉल्ट मार्च में पहली बार स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में भागीदारी की। फिर पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग महात्मा गांधी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन। इनमें से कौन व्यक्ति गांधी जी को परसुएड करता है, कन्विंस करता है कि इस आंदोलन में अकेले पुरुषों की भागीदारी नहीं, स्त्रियों की भी भागीदारी बढ़नी चाहिए। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आपको थोड़ी बहुत कहानी याद होगी तो। गांधी के आगमन के बाद भारत में वुमेन की यानी कि स्त्रियों की भागीदारी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गांधी का मेथड ऑफ प्रोटेस्ट बड़ा इजी था। आपको अहिंसक रूप से चुपचाप धरने के ऊपर बैठना था, शांति के रूप में, और आपको सत्याग्रह करना था, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये भी पता चलता है कि गांधी बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को इजीली मोबिलाइज कर पाते हैं, तो भागीदारी बढ़ी है। पर गांधी नहीं चाहते थे कि वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, यानी कोई आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेशन करे, जेल में जाए, तो गांधी उसे मना कर रहे थे। उसको लेके कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने गांधी से आपत्ति जताई। अब इनमें से कौन थे? तो अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि ये सरोजिनी नायडू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू की केस में ऐसी कहानी है कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी 1925 के अंदर, और इन्होंने धरासना यानी कि आज के गुजरात में बारडोली के पास एक जगह है, वहां पे गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद एक सॉल्ट मार्च किया था, सॉल्ट सत्याग्रह किया था। गांधी ने जब 6 अप्रैल के दिन वो गांधी डांडी के पास पहुंचे, और डांडी के पास पहुंच के उन्होंने जब नमक का कानून तोड़ा तो गांधी को तो जेल में भेज दिया गया था। गांधी वॉज अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड ही वाज सेंट टू जेल। तो जब गांधी को जेल में भेज दिया गया, प्रैक्टिकली ही वाज इन जेल, तो आंदोलन को सरोजिनी नायडू ने कंटिन्यू किया था। तो लोगों को लग रहा है नायडू है, पर रियलिटी ये नायडू नहीं है। आपको मिलती है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनफैक्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय इस दौर के अंदर गांधी जी को कन्विंस करती है। ये कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, AIWC करके एक बॉडी है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के साथ भी जुड़ी हुआ करती थी। और इन्होंने ही गांधी को कन्विंस किया कि आप इस आंदोलन में स्त्रियों को भी भागीदार बनाइए, खाली पुरुषों को नहीं। तो सरोजिनी नायडू थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं थी। इनफैक्ट सरोजिनी नायडू ने धरासना सॉल्ट वर्क किया है। धरासना करके एक जगह है जहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया विथ रिस्पेक्ट टू गांधी जी सन। गांधी जी के बेटे थे मणिलाल, एक और कांग्रेस के लीडर थे अली इमाम, इन दोनों ने मिलकर धरासना सत्याग्रह किया। अवंतीबाई गोखले ने बॉम्बे में सत्याग्रह किया था, बॉम्बे सर, ठीक है। बॉम्बे अगर आप देखोगे तो बॉम्बे सिटी के अंदर अवंतीबाई गोखले की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। तो इनकी भी कहानी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मिठूबेन पेटिट भी थे, पर कन्विंस किसने किया था? सवाल क्या आता है, परस्यूएड किया था कि भाई इसमें खाली स्त्रियों की भागीदारी भी होनी चाहिए, पुरुषों की अकेले की नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका ए आएगा, राइट आंसर कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब आप पूछोगे कि सर ये कहाँ दिया गया है, कौन सी बुक्स में दिया गया है? अंस अगेन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? न्यू एनसीईआरटी की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, तीसरा भाग है, आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर की किताब है, जिसमें यह कहा गया है कि द सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर 3 रीजंस। इट वाज द इवेंट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन, पूरी दुनिया ने उनको देखा।
The march was widely covered by European and American press. Second, it was the first nationalist activity in which women participated in large number. The socialist activist Kamala Devi Chattopadhyay had persuaded Gandhi not to restrict the protest to men alone. Kamala Devi was one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt or liquor laws. तो ये दर्शाता है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी के अंदर से उठाया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा इनका नाम, इनकी कंट्रीब्यूशन एनसीईआरटी को रीडिंग बिटवीन द लाइंस करिएगा, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सब जगह के ऊपर आपको एनसीईआरटी से सवाल आते ही है, आपको एड्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कमांडर्स वाज नॉट ट्राइड इन द आईएनए ट्रायल्स इन रेड फोर्ट। अब इनमें से किनको आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स के ऊपर नहीं पकड़ा गया था या कोर्ट मार्शल नहीं किया गया था। अब देखिए, आईएनए के अंदर प्रेम कुमार सहगल, गुरबाज सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान, हिंदू, मुस्लिम और सिख, 3 ऑफिशियल्स को नवंबर 1945 तक आते आते तात्कालिक रूप में जो ब्रिटिश वाइसरॉय था इंडिया का, जिसका नाम था वेबल, उसने इन सब के ऊपर केस चलाया था। मोहन सिंह के ऊपर नहीं चलाया जाता है क्योंकि मोहन सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इनफैक्ट उन्होंने जापानियों की मदद से आईएनए की स्थापना की थी। आईएनए के जब ट्रायल्स हुए, या रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हैं उनको, 1945 के अंदर होते हैं। इनको बचाने के लिए, रेड फोर्ट ट्रायल्स के कंटेक्स्ट में इनको बचाने के लिए भारत में बहुत सारे एडवोकेट्स यानी कि लॉयर की एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है, और इसमें नेहरू से लेके KN काटजू से लेके असफ अली जैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इन लोगों को बचाने के लिए पूरी पैरवी करते हैं। इनफैक्ट रेड फोर्ट ट्रायल्स के कारण भारत में RIN म्यूटिनी हो गई, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हो जाती है 1946 के अंदर। फरवरी 1946 में इसकी एक बहुत बड़ी प्रत्याघात झेलनी पड़ी अंग्रेजों को, और उसके बाद ब्रिटिश ने रेड फोर्ट ट्रायल्स को थोड़ा ठंडा कर दिया। लॉर्ड वेवल ने तात्कालिक रूप में घोषणा की कि मैं उन्हीं लोगों के ऊपर अब ट्रायल्स चलाऊंगा जिन्होंने कोई ब्रिटिश अधिकारी का मर्डर किया हो। वी विल ओनली रन कोर्ट मार्शल एक्टिविटीज और ट्रायल्स अगेंस्ट दोज पर्सन्स हु हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ किलिंग अ ब्रिटिश ऑफिशियल। अगर कोई गोरे अधिकारी का तुमने हत्या किया है तो तुम्हारे ऊपर कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चलेगी, बाकी सबके ऊपर नहीं चलेगी। राइट, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किन किन लोगों का नाम था रेड फोर्ट ट्रायल्स के अंदर। RIN म्यूटिनी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, और इनफैक्ट RIN म्यूटिनी के बाद कैबिनेट मिशन को लाया गया, हमने क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। फैक्चुअल सवाल था, कंपैरेटिवली इजी था। क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या पूछा है, इनकरेक्ट आपको ढूंढना है सर। ठीक है, एक है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देब एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बॉम्बे एसोसिएशन सुचेता कृपलानी एंड इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। इनफैक्ट इंडियन एसोसिएशन सबसे बड़ी बॉडी थी बिफोर कांग्रेस 1876 के अंदर, SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा बनती है। बॉम्बे एसोसिएशन जो है ना, ये एक्चुअली 1852 में बन गया था, 1852 के अंदर, और ये संस्था के साथ सुचेता कृपलानी नहीं जुड़ी हुई है। सुचेता कृपलानी अगर आप देखोगे तो वुमेन पार्टिसिपेशन या वुमेन लीडर हुआ करती थी, खास करके इनकी योगदान आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर देखने को मिलती है सर। ठीक है, तो हम अगर आप देखने की कोशिश करिए बॉम्बे एसोसिएशन के साथ जुड़ा कौन था। बॉम्बे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे आपके दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ये बॉम्बे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। जगन्नाथ शंकर सेठ जैसे आपको सोशल रिफॉर्मर्स देखने को मिलते हैं जो बॉम्बे एसोसिएशन के सदस्य थे। एक्चुअली बॉम्बे एसोसिएशन वाज एन आउटशूट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1851। एक संस्था बनी थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसमें से ही बॉम्बे एसोसिएशन बना और एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनता है। इनफैक्ट ये 3 संस्था जो थी 1857 रिवॉल्ट के पहले बन के आई थी। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए तो इंडियन लीग बाबू शिशिर कुमार घोष, ये सही है। इनफैक्ट शिशिर कुमार घोष जो है ये 1875 के आसपास आपकी इंडियन लीग की स्थापना करेंगे, पहली बात। दूसरी, बाबू शिशिर कुमार घोष के बारे में हमको ये भी पता होना चाहिए कि इनका एक न्यूज़पेपर आता था अमृता बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका बंगाली में आता था, लेटर पीरियड में इसको बैन कर दिया, मतलब ये अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया था बिकॉज ऑफ अ लॉ कॉल्ड एज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अभी मैंने आपको बताया 1851 की अंदर बनी हुई संस्था है। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से ही आपका बॉम्बे एसोसिएशन ऑफशूट के रूप में बना। नवरोजी सबसे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते हैं, फिर पारसी रिफॉर्म के ऊपर काम करेंगे। फिर नवरोजी साहब के बारे में अगर आपको पता होगा तो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाके इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस के ऊपर बहुत फैक्चुअल सवाल आता है। कंपैरेटिवली ये इजी था क्योंकि
वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या स्त्रियों के द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, बहुत ही कम आपको इसके उदाहरण मिलेंगे। खैर, तो इन तीनों की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नॉट करेक्टली मैच में आंसर इज सी, सुचेता कृपलानी इज नॉट दी पर्सनालिटी रिलेटेड टू दी बॉम्बे एसोसिएशन। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वीर शैवा मूवमेंट के रूप में। वीर शैवा मूवमेंट, राइट। वीर शैवा मूवमेंट के कंटेक्स्ट में क्या पूछा गया है? इट वॉज लेड बाय बासवन्ना या बासवाचार्य, सही है कि गलत है? यस, दिस इज करेक्ट। In fact, he belonged to the 12th and the 13th centuries, okay, to the court of the कल्याणी चालुक्यस, right, okay। तो पहली कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इनफैक्ट ये लिंग को मानते हैं, शिवलिंग, लिंगायत के कंटेक्स्ट में लिंगायत ट्रेडिशंस की शुरुआत की थी, ये भी सही है। और बासवाचार्य ने वचन साहित्य को कंपोज किया है, ये भी सही है। इनफैक्ट बासवाचार्य शिव अद्वैत को मानते हैं। क्या मानते हैं? शिव अद्वैत, यानी आप में ही शिव बसते हैं। यत्र जीव तत्र शिव, जहां जहां जीव है वहां वहां शिव है। मैं चिदानंद शिव के रूप में हूं, मैं और शिव एक ही है। इसके लिए शिवलिंग पहनेंगे ये लोग गले के अंदर। बासवाचार्य के आपके फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं, अलामा प्रभु। अलामा प्रभु, प्लीज रिमेंबर दिस नेम, अलामा प्रभु। अलामा प्रभु के साथ साथ आप देखोगे तो इनकी एक और फॉलोअर देखने को मिलती है, अक्का महादेवी। अक्का महादेवी सर, ठीक है। तो आपको सवाल आ सकते हैं कि अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड रिलेटेड टू दी बासवाचार्य और बासवन्ना सर, ठीक है। इनकी 900 ईयर्स भी 2-3 साल पहले कंप्लीट हुए थे, तो उस टाइम पे करंट अफेयर्स में भी हमने कराया था। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था क्योंकि उस टाइम पे कन्नड़ा का उपयोग हो रहा था, राइट। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। इनफैक्ट इसके ऊपर पिछले CDS के एग्जाम में, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, हमने इसका एक पेपर सॉल्यूशन भी कराया था, उसमें वीर शैवा मूवमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है। तो आपको अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द वीर शैवा मूवमेंट की कहानी किस तरह से चलती है। खैर, तो एक तो ये था, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इसके सिवाय आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेव राय। अब देखिए, ये सवाल के अंदर मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो दो तरह से वेरी करता रहता है। अब एक है हजार रामा टेम्पल, ये सही है। विठला स्वामी टेम्पल, ये भी सही है। चौथा है, इसका नाम है तिरुवेंगलथनाथ टेम्पल, ये गलत है क्योंकि इसको अच्युत देव राय के द्वारा बनाया गया था। अच्युत देव राय, अगर आपको पता होंगे तो कृष्णदेव राय के ब्रदर थे, और कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद सत्ता के ऊपर आते हैं समवेयर फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1530 टू 1542 सर, ठीक है। कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड था वो 1509 से 1529-30 तक का आपको पीरियड देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि 4 तो गलत है, 4 इज रॉन्ग सर, ओके। तो 1 एंड या C और D तो नहीं आएंगे क्योंकि दोनों में 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक टेम्पल है कृष्णदेव टेम्पल। कृष्णा राय या कृष्णदेव राय के द्वारा एक कृष्णा मंदिर बना है। देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड एज कृष्णा टेम्पल दैट वाज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्री ओवर उड़ीसा। उड़ीसा में गजपति डायनेस्टी हुआ करती थी, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो। और कृष्णदेव राय ने गजपतियों को जब डिफीट किया तो उन्होंने अपने आप को टाइटल भी दिया था गजपति को डिफीट करने वाला एक राजा। और आफ्टर डिफीटिंग द गजपति ही बिल्ट अप दिस टेम्पल कॉल्ड एज द कृष्णा टेम्पल। अब देखिए, उसका नाम है कृष्णा टेम्पल, कृष्णा स्वामी टेम्पल। यहाँ क्या शब्द डाला गया है? कृष्णा देव टेम्पल। पर अगर मैं अज्यूम कर देता हूं कि कृष्णा स्वामी या कृष्णा देव टेम्पल एक ही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब इसके आंसर 1 2 एंड 3 जाएंगे। या अगर मैं कहता हूं कि ये खाली कृष्णा टेम्पल के रूप में अज्यूम करना है, कृष्णा देव अलग है, तो फिर इसका आंसर 2 एंड 3 होगा। अब इसके लिए मैंने कहा है कि इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। वाई? क्योंकि आप कृष्णा देव टेम्पल को और कृष्णा स्वामी टेम्पल को एक मानते हो कि अलग मानते हो। देखो, है ना, मंदिरों को अलग अलग फोक लैंग्वेजेस में, फोक ट्रेडिशंस में परंपरा के भाग के रूप में अलग अलग तरह से उसको नाम से पहचाना गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। कृष्णदेव राय ने कृष्णा मंदिर बनाया है, उसमें 2 राय नहीं है। मैं यहाँ पे फैक्ट के ऊपर एनालिसिस करता हूं, मैं फैक्ट के ऊपर। यूपीएससी क्या कहता है इसकी इंटरप्रिटेशन में, क्या कृष्णा देव टेम्पल और कृष्णा स्वामी टेम्पल एक है, तो फिर वो आंसर सही है। पर यूपीएससी अगर ये कहता है कि नो, दिस इज कृष्णा देव टेम्पल, कृष्णदेव राय द किंग ऑफ विजयनगर बिल्ट कृष्णा स्वामी टेम्पल, कृष्णा स्वामी और कृष्णा देव अलग अलग है, तो फिर क्या कहेंगे? तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 एंड 3 आर करेक्ट। हाँ, ये दोनों के दोनों करेक्ट है। हजार स्वामी एंड विठला स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल है और विठला स्वामी टेम्पल है, ये दोनों के दोनों सही है। इनफैक्ट विठला स्वामी टेम्पल की अलग ही इंपॉर्टेंस है। विठला स्वामी क्यों?
क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आपको पता होगा तो पंढरपुर के अंदर आए हुए हैं विठल के मंदिर सर, है ना, विठल विठल विठला हरिओम विठला सर, ठीक है। तो ये जो विठल की वर्शिपिंग हो रही थी उसको पॉपुलराइज विजयनगर के अंदर इस पीरियड के अंदर हुआ। और विठल की वर्शिपिंग अगर आप देखोगे खास करके तो आपके जो भक्ति संत थे महाराष्ट्र में वो कर रहे थे प्रिसाइसली। इफ यू आर एबल टू रिकॉल अबाउट दी धारकरी एंड द वारकरी सेक्ट, तो इट वाज द वारकरी सेक्ट इट वाज डूइंग। और वारकरी सेक्ट से उस पीरियड में आप देखोगे तो नामदेव जैसे थिंकर्स निकल के आ गए थे, एकनाथ निकल के आ गए थे, ज्ञानेश्वरी जैसे या ज्ञानेश्वर जैसे थिंकर्स आपको मिलेंगे जो सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो उसके कारण कृष्णदेव राय ये बनाते हैं, तो ये तो सही है। हजार रामास्वामी टेम्पल भी सही है, कल्याण मंडप का कंसेप्ट है, खाली यही है। इसको अगर मैं सही मानता हूं तो राइट आंसर इसका 1, 2 एंड 3 होगा। अगर ये कृष्णदेव टेम्पल खाली कृष्णा टेम्पल के रूप में नहीं मानते तो फिर ये 2 एंड 3 आएगा। तो मैं इसको बी के हिसाब से कंसीडर कर देता हूं अभी। यूपीएससी शायद ए भी दे सकता है, यूपीएससी माइट गिव ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट ऑप्शन एज वेल। बाकी कृष्णदेव राय के कोर्ट के अंदर 8 दिग्गज बैठते थे, उनको कहते हैं अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज में तेनाली रामा से लेके आप देखोगे तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो कन्नड़ा लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर बहुत पावरदा थे सर, ठीक है। एक थे आलसनी पेदन्ना। आलसनी पेदन्ना ने मनुचरितम नाम की एक टेक्स्ट लिखी थी, बहुत ही फेमस है। 8 दिग्गज का कंसेप्ट याद रखेगा। कृष्णदेव राय ने अपनी मदर के नाम के ऊपर एक सिटी बनाया है जिसका नाम है नागलपुरम। क्या नाम है? नागलपुरम सर, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, इनफैक्ट ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है दूसरे एग्जाम में, सीडीएस की या कोई एग्जाम में। और विजयनगर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विजयनगर से हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के प्रीलिम्स में भी सवाल पूछता है और पूछता है। तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एजुकेटर कि मैं आपको उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस भी करवा दूं सर, ठीक है। तो ऑप्शंस के बारे में क्लियर रखेगा। थिरुवेरंगनाथ टेम्पल को कभी कभी अच्युत देव राय टेम्पल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो राजा ने बनाया था उसके नाम का टेम्पल है। जैसे ये कृष्णदेव टेम्पल कहते हैं कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया हुआ, कृष्णा टेम्पल ही है, सही हम मान लेते हैं। तो राइट आंसर 1, 2 एंड 3 है। चौथा वाला नहीं है, चौथा वाला कंफर्म है, उनके भाई के द्वारा बनता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। दो अभी 1-2 सवाल ही है, तकरीबन 9-10 सवाल पूछे थे। इजी पेपर था कंपैरेटिवली फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट, क्योंकि थीमेटिक क्वेश्चन ज्यादा है फैक्चुअली और इजी है कंपैरेटिवली। खैर अब पूछा क्या गया, among the Ashtapradhans of Shivaji, who among the following did not hold any military commands besides civic duties? इनमें से किसी के पास, ये शिवाजी महाराज के जो ऑफिशियल्स थे अष्टप्रधान, उनमें से किसके पास मिलिट्री कमांड नहीं थे और सिविक ड्यूटीज भी नहीं थी, उनका एक लिमिटेड काम था। अब अष्टप्रधान आया कहाँ? वो 8 मिनिस्टर्स थे। ये 8 मिनिस्टर्स में पेशवा हुआ करते थे, दबीर हुआ करते थे, आमत्य हुआ करते थे, आमत्य को मजुमदार भी कहते हैं, सेनापति यसर नौबत हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, पंडित राव हुआ करते थे, चिटनीस हुआ करते थे, चिटनीस या सचिव कहते हैं। अब आपको इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना है, इनमें से 4 लोग दिए गए। 8 मिनिस्टर्स थे शिवाजी महाराज के कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं थे, ये शिवाजी महाराज डायरेक्टली इनको अपॉइंट किए थे। और शिवाजी महाराज की कोरोनेशन जब हुई 1674 में, 1674 में जब रायगढ़ के अंदर उनकी कोरोनेशन हुई, तब ये प्रेजेंट भी थे, वहां एग्जिस्ट भी थे। अब क्या पूछा गया है, Who among the following अष्टप्रधान did not hold military commands besides civic duties? सिविल ड्यूटीज और मिलिट्री कमांड भी उनके पास नहीं था। पेशवा के पास था, यस, पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर। पेशवा को लड़ने जाना पड़ता था, पेशवा को कहा जाता था कि भाई तुम लड़ो, तुम संघर्ष करो सर, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है। दूसरा था आमत्य। आमत्य ऑब्वियस है कि ये इनका फाइनेंस के डिपार्टमेंट का भी हेड बनता है। अमत्य को अब देखोगे तो अकाउंटिंग के साथ भी जोड़ते हैं, इसको मजुमदार के रूप में भी कहते थे। इनका भी कार्य ऐसा था कि लड़ने के लिए जाना पड़ता था मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सुमंता या इनको दबीर कहते हैं, दबीर, ये रिलीजियस सेरेमनी और कभी कभी फॉरेस्ट या जो फॉरेन अफेयर्स है, जो विदेश मंत्री के रूप में काम करना है, विदेश सचिव के रूप में काम करना है, विदेश व्यवहार करना है, उसको भी संभालते थे और धार्मिक अफेयर्स को भी संभालते थे। इनको भी मिलिट्री कमांड फॉलो करनी पड़ती थी, लड़ने के लिए जाना पड़ता था। पंडित राव खाली एक ऐसे व्यक्ति है, पंडित राव एक ऐसे व्यक्ति है जिनको चैरिटी और धर्म के कार्य के साथ जोड़ते हैं, उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। एक्चुअली अष्टप्रधान में 2 मिनिस्टर्स ऐसे थे, एक पंडित राव थे, दूसरे थे न्यायाधीश। क्या नाम था? न्यायाधीश। पंडित राव एंड न्यायाधीश डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ मिलिट्री ड्यूटीज। बाकी पेशवा हो गए, आमत्य हो गए,
सेनापति या सरे नौबात हो गए, सुमंत हो गए। इसके साथ साथ आप देखने की कोशिश करोगे तो वाके नाविस हो गए या चिटनीस हो गए। इन सबों को बहुत क्लियर कट पोजीशंस के रूप में कहा गया है कि यू हैव ड्यूअल रोल। एक व्यक्ति के रूप में हो तो तुम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो, बट यू ऑल्सो हैव टू लीड द आर्मी। पेशवा आर्मी को लीड करते थे, शिवाजी महाराज के समय पे करते थे, बाद में पेशवा खुद ही राजा बन गए, है ना। तो पहले मिनिस्टर के रूप में थे, प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे। बाय द वे पेशवा की पोजीशन याद रखेगा कि ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, शिवाजी महाराज ने क्रिएट नहीं की है। पेशवा इज अ पर्शियन, फारसी टर्म है विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द दक्खनी सल्तनत। ये दक्खनी एडमिनिस्ट्रेशन था दक्षिण भारत में। वो शाही डायनेस्टीज हुआ करती थी, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, उनके अंदर से ये पेशवा की पोजीशन थी। तो वो शिवाजी महाराज ने इनहेरिट की और वहां पे चला। खैर, तो ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई। इनफैक्ट अष्टप्रधान के नीचे 8 असिस्टेंट आते थे। नेक्स्ट टाइम आपको ये भी पूछा जा सकता है। अष्टप्रधान के ऊपर भी ये सीडीएस की एग्जाम में आपको अलग अलग तरह के सवाल आ चुके हैं। खैर, तो राइट आंसर इसका 4 ओनली आएगा। पंडित राव वॉज नॉट द पर्सन जो यहाँ पे मिलिट्री कमांड्स नहीं होल्ड करते थे, बाकी सबको मिलिट्री कमांड भी था, उनको सेना को लीड करना है, लड़ाई भी करनी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। द बैटल ऑफ चिन्हाट वॉज फॉट बिटवीन। चिन्हाट की लड़ाई मतलब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये लड़ाई इतनी मतलब है ना, छोटी छोटी लड़ाइयों का पार्ट है जो हमें सामान्यतः मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के अंदर देखने को मिलती नहीं थी। बैटल ऑफ चिन्हाट वॉज फॉट बिटवीन द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857 एंड द ब्रिटिश फोर्सेस। एक्चुअली 1857 में विद्रोह हो गया। आप सबको पता होगा लखनऊ के अंदर विद्रोह होता है, राइट? ओके, तो लखनऊ में जब विद्रोह हुआ तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लखनऊ को घेरने की कोशिश की। अब तब लखनऊ का उस टाइम पे ऑफिशियल था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। नाम सुना होगा आप सबने, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, ये दोनों के दोनों भाई थे। जॉन लॉरेंस पंजाब का गवर्नर बनता है और हेनरी लॉरेंस लखनऊ में रेसिडेंट के रूप में था ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हेनरी लॉरेंस अपनी सेना के साथ बेसिकली लखनऊ के क्रांतिकारियों को रोक रहा था। अब लखनऊ में विद्रोह क्यों हुआ था आप सबको याद होगा कि बेगम हजरत महल को लग रहा था कि उनके राज्य का जो एनेक्सेशन है गलत तरह से किया गया है। अगर आपको याद होगा तो बेगम हजरत महल बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती है और उनके स्टेट का गलत तरह से एनेक्सेशन किया था बाय डलहौजी। डलहौजी ने कहा कि आपका स्टेट आप चलाना नहीं जानते हो, मिस गवर्नेंस हो रहा है आपके स्टेट के अंदर, और बिकॉज आपके स्टेट के अंदर मिस गवर्नेंस हो रहा है हम आपके स्टेट को एनेक्स करते हैं 1856 में। आउटरैम की रिपोर्ट, पहले एक कैप्टन स्लीमैन था उसको भेजा गया था, स्लीमैन ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि ये स्टेट को एनेक्स नहीं किया जा सकता। लेटर पीरियड में हमें पता चलता है कि आउटरैम करके, मेजर आउटरैम करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, इसके रिपोर्ट के आधारित डलहौजी ने लखनऊ का एनेक्सेशन कर दिया। उसके बाद लखनऊ में बगावत हुई 1857 में। हजरत महल और उसके जो फॉलोअर्स थे उन सब ने बगावत की। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए चिन्हाट की लड़ाई के अंदर। बाकी आगे पीछे की कहानी है, मुगल फोर्सेस और नन्हे घाट के अंदर नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं आता है। आप इंपॉर्टेंट बैटल्स को पढ़ के जाना। कहने की बात यह है कि यूपीएससी आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स के ऊपर से पूछ सकता है। बैटल ऑफ गुजरात आपको पूछी जा सकती है, बैटल ऑफ या ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, है ना। आपको पूछा जा सकता है द बैटल एट पोर्टो नोवो कौन सी फोर्सेस के बीच में हुई थी। तो दिस आर द हिंट्स जो यूपीएससी दे रहा है इस तरह की लड़ाई पूछ के, और वो जियो साइंटिस्ट को प्रूव करवाना चाहता है कि भाई देखो तुम्हें ये इतनी डिटेल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। वेरएस आप तो यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हो, आपको तो डेफिनेटली क्लियर आइडिया होना ही चाहिए। खैर, तो राइट आंसर इसका सी होगा, राइट आंसर इसका सी होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड इन द ऋग्वेदा? इट इज लॉर्ड इंद्रा। ऋग्वेद के अंदर 250 के आसपास श्लोक है जो खाली और खाली इंद्र को डेडिकेटेड है। मोर देन 250 हाइम्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड इंद्रा सर। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इंद्र के बाद अगर आप देखोगे तो सूर्य के तो बहुत ही कम है, आपको अग्नि की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, वरुण की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, सूर्य तो बहुत ही लेट आपको मिल जाएंगे और उनको आदित्य के रूप में कंसिडर किए गए हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में ज़्यादा आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, पर इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, इन सब का इंपॉर्टेंस आपको मिलता है। ये ऋग्वेदिक पीरियड में था। लेटर वेदिक में याद रखेगा कि इंद्र की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, तो वो हमको श्लोक के माध्यम से ही पता चलता है। खैर, तो राइट आंसर ए है, इंद्र इज द राइट आंसर, मोस्ट इन्वोक गॉड इन द ऋग्वेदा, कंपेरेटिवली मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एज वेल। खैर,
इसके सिवाय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर चलते हैं, आखिर का क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द भक्ति पोएट एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए ये थोड़ा मतलब ट्विस्टेड है। ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका, जयदेव की गीत गोविंदा, एकनाथ की भावार्थ रामायण और तुलसीदास की अध्यात्म रामायण। अब आप सबको थोड़ा बहुत फैक्ट पता होना चाहिए भक्ति लिटरेचर के ऊपर से, क्योंकि इसके पहले भी भक्ति लिटरेचर के ऊपर से सवाल आ चुका है। जैसे वचन लिटरेचर के ऊपर आपको पूछा गया, वचन किसकी थी, आपके वीर शैव मूवमेंट की, वही कहानी आपको यहाँ पे पूछी गई है। अब आप देखें जयदेव की गीत गोविंदा थी कि नहीं थी, यस डेफिनेटली जयदेव 12th सेंचुरी के अंदर सेना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा गीत गोविंदा लिखी गई थी, ये भक्ति साहित्य का एक प्रकार था। ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनफैक्ट ज्ञानेश्वरी के रूप में कहते हैं, इन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणी की थी, इट वाज अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता एज वेल। ओके, तो वी विल फाइंड कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी 12th सेंचुरी में बिलोंग करते थे। एकनाथ की भावार्थ रामायण, एकनाथ एक ऐसे भक्ति संत रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, खास करके मराठी भक्ति मूवमेंट के अंदर, जिनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने ओल्ड और न्यू भक्ति के बीच में लिंक बनाई थी। इन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया था बिकॉज ही वांटेड मोर एंड मोर पीपल शुड अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ रामायण। अब सवाल आता है कि तुलसीदास जी किसके लिए जाने जाते हैं, तो रामचरितमानस के लिए जाने जाते हैं, राइट। ओके, तो तुलसीदास जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो रामचरितमानस है। इनफैक्ट तुलसीदास के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये अकबर के कंटेम्पररी थे और अकबर ने इनको मिलने के लिए भी बुलाया था। अकबर हैड एक्चुअली, तो फिर वो मानसिंह और बिरबल शायद उनको मिलने के लिए गए होते हैं, तो ये सवाल गलत है। अब अगर आप देखोगे आपको पूछा है नॉट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि पहले के 3 करेक्टली मैच्ड है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, इसके लिए राइट आंसर है। सवाल ये आता है कि अध्यात्म रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, हु रोट द अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण आपको नेक्स्ट टाइम यूपीएससी यहां से पूछेगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई, जरा बता दो, इसकी मैच द फॉलोइंग बता दो। तो याद रखेगा कि अध्यात्म रामायण के लिए अलग अलग डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। अब मूलतः से रामायण तो वाल्मीकि जी के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पर ये वेदव्यास के साथ है। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बेसिकली अलग है डिबेट, इसको रामानंद के द्वारा, हम भक्ति पीरियड में देखेंगे ना, तो इसको रामानंद के साथ जोड़ते हैं सर, ठीक है। फैक्ट के पॉइंट ऑफ से, डिबेट के ऊपर नहीं बता रहा हूं, बट अगर आपको अध्यात्म रामायण के ऊपर पूछा गया कि भाई कौन सा किसके द्वारा अध्यात्म रामायण है, रामायण की कंट्रीब्यूशन क्या है, रामानंदी परंपरा के कंटेक्स्ट में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो वो अध्यात्म रामायण है, फैक्ट है ना। वो वाल्मीकि वेदव्यास वाली डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण के अंदर उसकी ये मेंशन किया गया है, तो वो लिटरेचर की डिबेट का पार्ट है। पर मोटे मोटे तौर के ऊपर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड था, या रामचरितमानस आपको पता है तो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते थे। ये कंपेरेटिवली ईजी था, ये थोड़ा टफ था, क्योंकि हमको आइडिया ही नहीं रहता चिन्हाट की लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई है। दिस वाज टफ क्वेश्चन, भले फैक्चुअल था। ये भी कंपैरेटिवली ट्विस्टेड था, क्योंकि लोगों को इनकी ड्यूटीज थोड़ी पता होती है, मंत्रियों की कौन सा कार्य था, तो आपको ड्यूटीज पढ़ के जानी है नेक्स्ट टाइम के ऊपर, राइट। ये भी टफ था, ये तो फैक्चुअली बहुत टफ था। इनफैक्ट एज ए टीचर मुझे लगता है कि ये पेपर के अंदर मतलब इसमें तो एलिमिनेशन भी नहीं हो पा रहा था, राइट। दिस वॉज कंपेरेटिवली ईजी, क्योंकि वीर शैव मूवमेंट आपसे, पर ये थोड़ा डेप्थ के अंदर आया है। ये कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि सुचेता कृपलानी बहुत बाद में आई, तो वहां से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो इजी वन अराउंड। दिस वॉज टफ, क्योंकि इसमें सरोजिनी नायडू बहुत लोगों को लगता है, पर इट वॉज ओरिजिनली कमला देवी चट्टोपाध्याय। एनसीईआरटी के अंदर से भी इनका नाम ही है सर, ठीक है। और फिर डेक्कन राइट्स इज कंपैरेटिवली इजी, पर डेक्कन राइट्स के कंटेक्स्ट में आपको पूछा जा सकता है डेक्कन रिलीफ एक्ट, आपको नेक्स्ट टाइम पूछ देगा कि ये जो डेक्कन रिलीफ एक्ट करके जो कानून है, ये किस कंटेक्स्ट में पास किया गया था, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताइए। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर 9-10 सवाल थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हो। इंटेंशन ये है कि पेपर खाली सॉल्व ना करो, पेपर के आंसर्स को भी सॉल्व करो। हर एक ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर से भी एनालिसिस करो, लिंकेजेस निकालो, सो दैट आपको एक ग्रेटर पिक्चर समझ में आए। ऐसे ही आपका रिवीजन है। जियो साइंटिस्ट एक अलग प्रकार की एग्जाम है, यूपीएससी सीएससी एक अलग प्रकार की एग्जाम है, पर दोनों के बीच में कॉमन ये है कि यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है, तो डेफिनेटली हमको उसके अंदर से ओवरलैपिंग इन्फ्रेंसेस समझ में आते हैं कि क्वेश्चंस की पैटर्न कैसे रहने वाली है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कितना स्कोर कर रहे हो मुझे ज़रूर से बताना, और ये सेशन कैसा लगा ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर से बताना। विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस न्यूआंसेस, और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। हमारा सब्सक्रिप्शन बहुत
ऑफर चल रहा है अभी आज की तारीख के अंदर, आप ये 50% ऑफ का फायदा उठा सकते हो। ये कोड PN लाइव यूज करिए और अभी मृणाल सर की बुक अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो मेंटरशिप वाला तो उसमें अलग से आपको फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मी PN लाइव साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।